स्टार्ट करते हैं हम लोग कस्टम में। तुम लोग के स्टडी मैट में जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है दैट इज़ योर इंपोर्ट प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। दिया है इंपोर्ट प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, दिया है ना। चले आज हम लोग कहानी देखेंगे। कहानी क्या है कि हम लोग विदेश से सामान यहाँ कैसे ले आते हैं और यहाँ से सामान विदेश कैसे भेजते हैं। तो सबसे पहले मंगाने वाला काम कर लिया जाए, जिसको हम लोग कहेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर। क्या नाम देंगे? इंपोर्ट प्रोसीजर। सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं, कहानी की तरह दिमाग में रखेंगे, कुछ भी अलग से तैयार करने या रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम, अगर हमको कुछ इंपोर्ट करना है तो विदेश का जो एक्सपोर्टर होगा, मान लो हम अमेरिका से कोई सामान मंगवा रहे हैं, अमेरिका में जो बिजनेसमैन होगा वो सामान को क्या करवाएगा? पहले वो सामान को क्या करवाएगा? कन्वेंस पर लोड करवाएगा। नहीं करवाएगा? लोड करवाएगा। अब कन्वेंस क्या हो सकते हैं? या तो वेसल हो सकता है, या तो एयरक्राफ्ट हो सकता है, या तो व्हीकल हो सकता है। या तो वेसल हो सकता है, या तो एयरक्राफ्ट हो सकता है, या तो व्हीकल हो सकता है। अब अमेरिका से सामान तो व्हीकल में आएगा नहीं, या तो वेसल के थ्रू आएगा या तो एयरक्राफ्ट के थ्रू आएगा। सबसे पहले एक्सपोर्टर सामान को लोड करवाएगा और वहाँ से सामान हिंदुस्तान की कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पर आकर के खड़ा हो जाएगा। ठीक, अब लाइन लगी रहती है सारे लोगों की। ज़रा देखना कैसे। ये कस्टम पोर्ट है, यहाँ जहाज आकर के खड़े हो गए लाइन से। ये नहीं कि एक आकर के ओवरटेक कर रहा है, वो सब हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पर लाइन से जहाज खड़े हो जाएंगे, ठीक, और अपने अपने बर्थ का वेट करेंगे कि उनको बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कॉल किया जाएगा। और ऐसे ही थोड़ी कॉल करेंगे, कोई भी आकर लाइन में खड़ा हो जाए, आ जाओ ना। सबसे पहले तो आप अपना इंटेंशन बताओ कि आपको कुछ सामान अपलोड करना है क्या? यहाँ पर बोलो, अनलोड करना है क्या कुछ सामान? उसके लिए जब जहाज रास्ते में ही होता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली इंपोर्ट मैनिफेस्ट दाखिल कर देता है। कंप्यूटर के थ्रू ही इंपोर्ट मैनिफेस्ट। पहले ये मैनुअली होता था, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता था। जाएंगे, एक आदमी वहाँ जाएगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट देगा। कंप्यूटर का ज़माना तो था नहीं, हर चीज़ रिटन में होती थी, मैनुअली होती थी। वहाँ से एक आदमी निकलेगा, यहाँ आएगा, अपना रिपोर्ट दाखिल करेगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट। वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में हम लोग कहते हैं इंपोर्ट मैनिफेस्ट। और जब व्हीकल के थ्रू सामान ट्रांसफ़र होता है तो उस समय उसको हम कहते हैं इंपोर्ट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट रिपोर्ट। और अगर वेसल और एयरक्राफ्ट से सामान आया है तो उस समय जो रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं इंपोर्ट मैनिफेस्ट। क्या नाम देते हैं? इंपोर्ट मैनिफेस्ट। तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली हम पहले से ही एडवांस में ही दाखिल कर देते हैं। क्लियर है कि हम आ रहे हैं। और इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट में क्या होता है? जहाज पर जितने भी सामान लदे होते हैं उन सब की डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। मैंने क्या बोला? उस वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल में जो भी सामान होता है, गुड्स होते हैं, उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट में। इंपोर्ट मैनिफेस्ट बनाना पड़ता है वेसल या एयरक्राफ्ट वाले को, और व्हीकल वाले को बनाना पड़ता है इंपोर्ट रिपोर्ट। क्लियर? वेसल के या एयरक्राफ्ट के या व्हीकल के पर्सन इन चार्ज को कॉल किया जाता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? पर्सन इन चार्ज की। ये पर्सन इन चार्ज कौन होता है? वेसल के केस में कौन होगा? मास्टर। कौन होगा? मास्टर, मास्टर ऑफ द वेसल। और एयरक्राफ्ट के केस में ड्राइवर, पायलट। ठीक है ना? क्या कहेंगे? पायलट। कई लोग ट्रकों पर लिखवाते हैं ड्राइवर की सीट पर पायलट तो वो पायलट नहीं, हम यहाँ पर एयरक्राफ्ट के पायलट की बात करते हैं। ठीक है, लिखा रहता है ना, फिर मिलेंगे तो कहने का मतलब ये है कि इंपोर्ट रिपोर्ट कौन दाखिल करेगा? इंपोर्ट रिपोर्ट कौन दाखिल करेगा? व्हीकल का जो मास्टर होगा, जो पर्सन इंचार्ज होगा।
ड्राइवर भी हो सकता है। दूसरा, जो वेसल का पर्सन इंचार्ज होगा वो कौन होगा? मास्टर ऑफ द वेसल। और एयरक्राफ्ट का पायलट, ये पर्सन इंचार्ज हो सकते हैं। ठीक, अब इन लोगों ने इंपोर्ट रिपोर्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट दाखिल कर दिया। अब इंपोर्ट रिपोर्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट दाखिल करने के बाद इनको कॉल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कॉल किया जाएगा और पूछा जाएगा कौन कौन सा सामान अनलोड करना है डिटेल में। उसके बाद उन लोग को एंट्री इनवार्ड ग्रांट कर दी जाएगी। कौन ग्रांट करेगा? एंट्री इनवार्ड कौन ग्रांट करेगा? एंट्री इनवार्ड कौन ग्रांट करेगा? प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम। प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम वो एंट्री इनवार्ड ग्रांट कर देगा। आओ, तुम्हें बर्थ मिल गई। क्या मिल गई? जगह मिल गई। बर्थ का मतलब जगह मिल गई। एंट्री इनवार्ड का मतलब जगह मिल जाना। क्लियर है? और उस जगह मिलने के बाद हम उसको अनलोडिंग के लिए क्या करते हैं? ऑर्डर परमिट करते हैं। क्या परमिट करते हैं? अनलोडिंग के लिए ऑर्डर परमिट करते हैं। मैं केवल कहानी बता रहा हूँ। देखो तो शुरू कहाँ से हुई? विदेश से सामान चला, इंडियन पोर्ट, कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पर आकर जहाज खड़ा हो गया। क्लियर है? और उसने अपने कॉल का इंतजार किया। कॉल का इंतजार कब कैसे करेगा? सबसे पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट दाखिल करेगा कि हमारे जहाज में ये सामान है, ये अनलोड होने हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देगा। अपने नंबर का इंतजार करेगा और उसको प्रॉपर ऑफिसर कॉल करेगा। कस्टम का प्रॉपर ऑफिसर कॉल करेगा। यहाँ तक तो सही है? क्लियर है? अब इंपोर्टर अब जब कॉल करेगा तो उसके बाद ये जाएगा और उस एंट्री इनवार्ड ले लेगा। एंट्री इनवार्ड के बाद अनलोडिंग का ऑर्डर लेगा कि हम सामान अनलोड करवाएं। बिल्कुल अनलोड करवाओ, लेकिन बिना सुपरविज़न के सामान आप अनलोड नहीं कर सकते। सामने कस्टम का एक ऑफिसर खड़ा रहेगा, उसी के ही सुपरविज़न में आप सामान को अनलोड करवाओगे। क्लियर है? और संडे को नहीं करवा सकते। हॉलीडे के दिन आप अनलोडिंग नहीं करवा सकते। बेटा लाइन में लगे रहो, कल छुट्टी है, परसों आना आप। ठीक, एक्सेप्शनल केसेस हैं जो तुम लोग सीए फाइनल की स्टडी में देखोगे कि जब संडे और हॉलीडे के दिन भी हम लोग अनलोड करवा सकते हैं। तो अनलोडिंग मस्ट बी डन ऑन वर्किंग डेज, ऑन वर्किंग डेज। वर्किंग डेज के दिन ही हम अनलोडिंग करवा सकते हैं, बाकी दिनों में नहीं करवा सकते। हाँ या ना? पक्की बात है? अच्छा, सुपरविज़न में होगा और जैसे ही सामान अनलोड होगा तुरंत कस्टोडियन के कस्टडी में चला जाएगा। किसकी कस्टडी में चला जाएगा? कस्टोडियन की कस्टडी में चला जाएगा। कस्टोडियन इज ऑल्सो अ कस्टम ऑफिसर। कस्टम का स्टाफ होता है, उसकी सुपरविज़न में सामान चला जाएगा, वही देखभाल करेगा अब उसकी। क्लियर है? और अगर कस्टोडियन के पास सामान पहुंच गया, अभी वहाँ से निकला नहीं है मेरे घर, मैंने ही मंगवाया लेकिन मेरे यहाँ आया नहीं है, अभी कस्टोडियन के पास पड़ा हुआ है वहाँ पे पोर्ट पे, और कस्टोडियन ही उसके लिए जिम्मेदार है। मान लो अगर सामान की कुछ चोरी हो जाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? कस्टोडियन। उसकी ड्यूटी कौन भरेगा? कस्टोडियन। यानी अगर कस्टोडियन के सुपरविज़न से सामान चोरी हो जाता है या निकल जाता है तो उसको उसके जिम्मेदार कौन होगा? कस्टोडियन इटसेल्फ। उसको पर्सनली जिम्मेदार बनाया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हमको सामान निकलवाना है वहाँ से। सामान तो पड़ा हुआ है मेरे पास। अब दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते। पहला रास्ता, सामान को निकाल करके अपनी फैक्ट्री में ले आओ। दूसरा रास्ता, अभी मैं नहीं चाहता कि सामान मेरे पास आए, मैं चाहता हूँ वेयर हाउसिंग में चला जाए बिना ड्यूटी पे किए हुए। वहाँ से जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकलवाऊँगा सामान। बोलो, आप कस्टम पोर्ट को अपने घर की जागीर नहीं समझ सकते कि जब तक में सामान है कस्टम में पड़ा हुआ है ना, रखा हुआ है ना, सेफ है, कस्टोडियन जिम्मेदार है, चोरी होगा वो निपटेगा, वो किराया मेरा बचेगा। अगर यहाँ ले आएंगे तो एक किराए पर रूम लेना पड़ेगा, किराया बचेगा, चौकीदार का पैसा बचेगा, है कि नहीं? चोरी से खतरा है वो भी बच जाएगा, सब कुछ बचेगा। वहीं रहने दो सामान ना, वहाँ नहीं रहने दे सकते। 30 दिन के अंदर अंदर सामान आपको वहाँ से क्या करना है? अगर आपने 30 दिन के अंदर अपना सामान वहाँ से रिलीज़ नहीं करवाया तो आपके ऊपर डीमरेज चार्जेस लगेंगे। डीमरेज, डीमरेज, ठीक है?
ये डिमरेज चार्जेस आपके ऊपर लगने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से किराया, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, ये सब लगने शुरू हो जाएंगे बेटा। 30 दिन के अंदर अपना सामान निकाल लो। लेकिन कभी कभी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है नहीं 40 दिन के भी ठीक है पीरियड, तो 40 दिन 45 दिन भी समय दे सकता है, एक्सटेंडेड पीरियड दे सकता है, लेकिन नॉर्मली कितने दिन है? 30 दिन है। क्लियर है? सामान वहाँ पड़ा हुआ है, अब मुझे वहाँ से जाना है निकालने के लिए। मेरे पास दो रास्ते, या तो हम अपने होम कंजम्पशन के लिए निकलवा लें, रिलीज़ करवाएं, या तो वेयर हाउसिंग के लिए करवाएं। जब हम वहाँ जाएंगे तो बिल ऑफ एंट्री दाखिल करेंगे। क्या दाखिल करेंगे? बिल ऑफ एंट्री दाखिल करेंगे। रिलीज़ करवाना है ना सामान, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिल ऑफ एंट्री दाखिल करनी पड़ेगी। और बिल ऑफ एंट्री में सामान की सारी डिटेल लिखी जाती है, वो मैच कराया जाएगा, ये सामान अच्छा है ऐसे ले जाओ, होम कंजम्पशन के लिए ऐसे ना ले जाओ। जैसे ही आप बिल ऑफ एंट्री दाखिल करते हैं, इसका मतलब ये कि आपने सामान का सेल्फ असेसमेंट कर दिया। जितनी ड्यूटी पे करनी है कौन डिसाइड करेगा? मैं या ऑफिसर? मैं। सोचो ना कितने आश्चर्य की बात है। सेल्फ असेसमेंट होता है, मैं खुद डिसाइड करूंगा कितनी ड्यूटी लगनी चाहिए। कौन डिसाइड करेगा? इंपोर्टर खुद डिसाइड करेगा कितनी ड्यूटी लगनी चाहिए। he'll do the सेल्फ असेसमेंट, और वो सेल्फ असेसमेंट की रिटर्न दाखिल कर देगा किसको? प्रॉपर ऑफिसर को, कस्टोडियन को, जा करके हाथ में देगा और वहाँ से सामान निकालने के लिए बोलेगा। वो देखेगा उसका सेल्फ असेसमेंट, चेक करेगा प्रॉपर ऑफिसर। अगर देखता है कि ना इसने तो गलत रिटर्न दाखिल कर रखी है, गलत अमाउंट दाखिल कर रखा है, कम अमाउंट से ड्यूटी पे करना चाह रहा है, तो फिर से रीअसेसमेंट करेगा। अब क्लियर है? नहीं समझ में आई बात? स्टोरी समझ में आ रही है नहीं आ रही? वो सेल्फ असेसमेंट पर अगर उसके पर विश्वास नहीं करता, अगर फाउंड उसको ये मिलता है कि जो सेल्फ असेसमेंट किया गया है वो गलत किया गया है, गलत अमाउंट है या गलत टोटल ड्यूटी निकाली जा गई है, कम ड्यूटी निकाली गई, तो उसका वो सेल्फ असेसमेंट करवाएगा। और सेल्फ असेसमेंट के बाद ही ड्यूटी पेमेंट करने के बाद ही सामान को रिलीज़ किया जाएगा। आप कहोगे नहीं 2 दिन उधार दे दो ना, 10 दिन उधार दे दो, उधार वाला हिसाब किताब नहीं चलता। और जिस दिन ड्यूटी डिटरमाइन हो जाएगी आपकी, जिस दिन ड्यूटी डिटरमाइन हो गई भैया इतना ड्यूटी पे करो, अमाउंट इज फिक्स्ड, अमाउंट फिक्स हो गया, तो बेटा 2 दिन के अंदर सामान रिलीज करवा लो। अब आपके पास कितने दिन बचे? 30 दिन बचे हुए थे टोटल सामान निकलवाने के लिए। आप पहुँचे 20वें दिन, कितने दिन पे? 20th डे में आप पहुँचे। आपने इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री दाखिल कर दी, सेल्फ असेसमेंट कर दिया, सामने वाले ने आपकी ड्यूटी भी फाइनल कर दी। अब 22 तारीख के बाद नहीं होना चाहिए टाइम, 20 तारीख से अब 22 तारीख हो जाए, ड्यूटी फाइनल हो गई है। 22 तारीख के बाद अब आपके ऊपर क्या लगने लगेगा? इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 दिन के अंदर ड्यूटी पे कर दो, ड्यूटी फाइनल होने के 2 दिन के अंदर आपको ड्यूटी का पेमेंट कर देना है। ड्यूटी फाइनल होने के बाद 2 दिन के अंदर आपको ड्यूटी का पेमेंट कर देना है, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी फिर से चार्ज होने लगेगा जब तक कि आप ड्यूटी पेमेंट नहीं कर देते। अब आप ले गए, आप कहाँ? घर, होम कंजम्पशन के लिए सामान को ले गए, बल्ले बल्ले, अब आप उसको जैसे यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब हम वेयर हाउसिंग के लिए सामान को निकलवाते हैं। किसके लिए? वेयर हाउसिंग के लिए। हम पहुँचे, हमने बिल ऑफ एंट्री दी, लेकिन रिलीज़ करवाने के लिए नहीं, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दी। ओहो, मैंने नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री ना दे करके इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत की। इनटू बॉन्ड का मतलब है स्टिल द गुड्स इज इन द बाउंडेशन ऑफ द कस्टम, हाँ या ना? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री देते हैं। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री देने का मतलब ही होता है कि अभी भी वो कस्टम के निगरानी में रहेगा और यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि 30 दिन का मैक्सिमम समय मिलता है। ये सामान चला जाएगा वेयर हाउसिंग में। कहाँ चला जाएगा? वेयर हाउसिंग। अब आप सोच लो, फ्री का सामान है वेयर हाउसिंग ना भैया, आपको वहाँ का किराया देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? किराया देना पड़ता है। वेयर हाउसिंग फ्री का नहीं होता। वेयर हाउसिंग पब्लिक भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ CA फाइनल, वो देखा जाएगा बाद में, ठीक है ना? वेयर हाउसिंग में आप सामान ले जा रहे हो, फ्री का नहीं होता। अब आप यहाँ से सामान रिलीज़ करवा रहे हो वेयर हाउसिंग के लिए, करोगे क्या? यहाँ से सामान रिलीज़ करवाया, बीच में चोरी कर लिया, खुद ही निकलवा लिया, भाई क्या है, बीच में सामान निकल। इसलिए ड्यूटी बॉन्ड वेयर हाउस कहा जाता है।
आप जब भी सामान यहाँ से रिलीज़ करवाओगे कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट से, कस्टम स्टेशन से, कहाँ से के लिए? वेयर हाउसिंग के लिए, तो आपको पहले ड्यूटी बॉन्ड करना पड़ेगा, इसीलिए इनटू बॉन्ड वेयर हाउसिंग कहा जाता है। और जानते हो ड्यूटी कितनी देनी पड़ती है? बॉन्ड कितने का भरना पड़ता है? हमें डबल ड्यूटी बॉन्ड भरना पड़ता है। कितना? डबल ड्यूटी। अगर 100 रुपये की ड्यूटी बनती है तो 200 रुपये के बराबर का हमको बॉन्ड जमा करना पड़ता है, तब जाकर हमारा बॉन्ड इनटू बॉन्ड वेयर हाउसिंग कहलाता है और सामान वहाँ से निकल करके कहाँ जाएगा? वेयर हाउसिंग में। इसको हम कहते हैं इनटू बॉन्ड वेयर हाउसिंग। डबल ड्यूटी बॉन्ड कितना? ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। डबल ड्यूटी बॉन्ड से आपका सामान निकल करके कहाँ जाएगा? वेयर हाउसिंग में, वहाँ पड़ा रहेगा। अब आपको लगता है वहाँ से सामान निकलवाओ, तो आप सामान निकलवाओ, लेकिन उस समय बिल ऑफ एंट्री फिर देनी पड़ेगी और उसको हम कहेंगे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्या नाम देंगे? एक्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। क्लियर है? जब जा रहा था इनटू बॉन्ड, जब निकलवा रहे हैं तो एक्स बॉन्ड। क्लियर है? पक्की बात है। और बॉन्ड रिलीज हो जाएगा आपका, वो डबल ड्यूटी बॉन्ड आपको आपके हवाले कर दिया जाएगा, बशर्ते जब वेयर हाउसिंग से एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरोगे तो उस समय आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, वेयर हाउसिंग के इंटरेस्ट, पेनाल्टी और रेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओगे, सामान आप अपने घर ले जा सकते हो कंजम्पशन के लिए। क्लियर है? बोलो भाई, कहानी समझ में आई? लेकिन एक लोचा और आ जाता है कभी कभी, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। क्या नाम देते हैं? ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। किताब पर बिल्कुल ध्यान ना दें, अभी मैं पूरा का पूरा पढ़ूंगा, उसको चिंता ना करें, पहले कहानी समझ में आ जाए। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ये क्या होता है? ये पोर्ट है, ये क्या है? पोर्ट है। समुद्र में चला गया नहीं ये पोर्ट है। अब हुआ क्या, जहाज बहुत बड़ा है। अब हुआ क्या कि सुन लो, सामान को कहाँ उतारना है मालूम है? इस पोर्ट पर। सबसे पहले वो यहाँ से श्रीलंका से यहाँ आया, ठीक। जो सामान यहाँ उतारना है यहीं उतारेगा, जो सामान यहाँ पर अनलोड करना है वो अनलोड हो जाएगा, यहाँ का भी सामान अनलोड कर देगा, यहाँ का भी सामान अनलोड करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि अब इस जहाज को यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। बोलो। तो इंपोर्ट रिपोर्ट जो दाखिल की जाती है यहाँ पर, मैंने कहा ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गुड्स लाइड ऑन द वेसल और एयरक्राफ्ट मस्ट बी शोन, मस्ट बी रिपोर्टेड। तो यहाँ के कस्टम ऑफिसर को हम सारी इंफॉर्मेशन देते, देख ये वो सामान है जो यहाँ अनलोड होगा, देख ये वो सामान है जो यहाँ जाएगा, यहाँ देख ये वो सामान है जो अब यहाँ से जहाज छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाएगा। तो सारा सामान उतरवाएंगे क्या उससे, कि केवल वही सामान उतरवाएंगे जो इंपोर्ट किया गया है, वही सामान, बाकी सामान वापस ले जाएगा, चाहे इस पोर्ट पर चाहे विदेशी पोर्ट पर। मेरी बात समझ में आई? ये जरूरी नहीं कि सारा सामान उतरवाओ, सब खाली करो ना। वो इंपोर्ट रिपोर्ट में डिटेल देता है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में वो डिटेल रहती है कि कौन सा सामान यहाँ उतरेगा, कौन सा सामान दूसरे पोर्ट पर उतरेगा, इंडिया के दूसरे पोर्ट पर या दूसरे देश के पोर्ट पर उतरेगा। अब क्लियर है? हाँ या ना? तो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, देखो ना, सामान उतारा नहीं गया, स्टिल द गुड्स इज इन ट्रांजिट, स्टिल द गुड्स इज इन ट्रांजिट। तो ये कहा जाता है ट्रांजिट गुड्स। क्या बोला जाता है? ट्रांजिट। कि यहाँ से सामान अभी यहाँ जाने वाला है, या तो हिंदुस्तान के ही दूसरे पोर्ट पर या तो विदेश के पोर्ट पर, यहाँ से जाएगा, उतारा नहीं जाएगा इस सामान को। बोलते क्यों नहीं? अच्छा, ये तो हो गया तुम लोग का ट्रांजिट। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? होता क्या है? नाम से ही पता चला है, ट्रांसशिप, ट्रांसफर करो दूसरी शिप में, ट्रांसशिप, ट्रांसफर करो दूसरी शिप में। यहाँ सामान जहाज का यही इसका रास्ता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यहाँ से यहाँ तक को जाने वाली गाड़ी का स्टॉपेज बस यहीं तक है, इसके बाद दूसरी गाड़ी जाएगी। तो भैया जब सामान यहाँ आया है, उतरना यहाँ पे है, यहाँ से सामान दूसरी जगह उतरना है, तो जहाँ सामान को ही रोक दें ना। सामान तो उतर गया बेटा, लेकिन अब दूसरे जहाज पर इसको चढ़ाओ।
या तो बाहर जाने के लिए या तो दूसरे पोर्ट पर जाने के लिए। जब ट्रांसफ़र करके फिर से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। उसको हम क्या नाम देंगे? दोनों बात समझ में आई? क्लियर है? ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट समझ में आया? रूल्स अलग अलग हैं। बैगेज के लिए रूल्स अलग है, पोस्ट के लिए रूल्स अलग है। तो बैगेज और पोस्ट से रिलेटेड हम कोई डिस्कशन अभी नहीं कर रहे, वो सीए फाइनल का मैटर है। अभी तुम लोग को एक नॉर्मल इंपोर्ट प्रोसीजर बताया गया, हाउ इंपोर्ट स्टार्ट्स एंड एंड्स। क्लियर है? कैसे हम उसको होम कंजम्पशन तक ले जाते हैं, पूरा रिलीज़ करने तक का कहानी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया? अब ज़रा देखें, आप अपने स्टडी मैट को देख लें, अगर स्टोरी समझ में आ गई हो तो। पेज नंबर 1.72। चल सकते हैं? देखिए, इंपोर्ट प्रोसीजर, लैंडिंग और कॉलिंग ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। देखना कितनी अच्छी चीज़ दी रहती है स्टडी मैट में या किसी भी एक्ट में। यहाँ उल्टा दे दिया है लैंडिंग ऑफ द वेसल हो गया है और कॉलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट हो गया है। होना उल्टा चाहिए था, लैंडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट होना चाहिए था, कॉलिंग ऑफ द वेसल होना चाहिए, तो उल्टा हो गया ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सुधार लें स्टडी मैट में। लैंडिंग ऑब्लिक कॉलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट पहले लिखो, वेसल को बाद में लिखो, नहीं तो उसका उल्टा मीनिंग हो जाएगा। वेसल लैंड करेगा और एयरक्राफ्ट को कॉल किया जाएगा। ठीक है? एक बंदा था, उसको इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक़ था, तो उससे पूछा कुछ दिन सीखा इंग्लिश, और मेरे पास आया, कहा सर जी इंग्लिश सीख लिए है। मैंने कहा बताओगे? कह रहा हाँ बताएंगे। मैंने कहा इधर आओ को क्या बोलेंगे? तो दिमाग दौड़ाया, सर खुजलाया, नहीं समझ में आया। इधर आया, उधर गया, करे गो देयर समझे? उसने आज तक गो देयर सीखा था, कम एयर नहीं सीखा था तो दूसरी ओर कहा गया और करे गो देयर तो इंपोर्ट प्रोसीजर जरा देखो। लैंडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट और कॉलिंग ऑफ द वेसल। इन केस गुड्स आर इंपोर्टेड बाय सी और एयर, द गुड्स शैल बी लोडेड इन द वेसल। सी के केस में वेसल और एयर के केस में एयरक्राफ्ट। इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड सेंड टू इंडिया, बताया ना, और उसके बाद भारत में भेजा जाएगा। इन केस ऑफ इंपोर्ट बाय लैंड, द गुड्स शैल बी सेंट इन अ व्हीकल। अब ज़मीन से भेज रहे हो, एयरक्राफ्ट नहीं ना चलाओगे, ज़मीन से भेज रहे हो, वेसल नहीं ना चलाओगे, तो वर्ड्स का मतलब समझना। व्हेन द वेसल और क्राफ्ट कैरिंग इंपोर्टेड गुड्स अराइव्ड इन इंडिया, द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट, तो पर्सन इन चार्ज ऑफ वेसल मास्टर होगा, एयरक्राफ्ट पायलट होगा, लिखा हुआ है ना। चलो, एंटरिंग इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया शैल अलाउ कॉलिंग और लैंडिंग ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट, यहाँ पर सही लिखा है, ओनली एट द कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट और कस्टम स्टेशन। अगर व्हीकल से सामान आएगा तो कस्टम स्टेशन, ठीक है ना। चलें आगे। डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट और रिपोर्ट। मैंने क्या कहा, जब सामान आ जाता है वो अपनी लाइन पे लग जाते हैं, लाइन पे लगने के बाद उनको इंपोर्ट मैनिफेस्ट दाखिल करनी पड़ती है ताकि उनको बुलाया जा सके। ठीक, चलो। द पर्सन इन चार्ज ऑफ वेसल और क्राफ्ट एयरक्राफ्ट शैल डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर एन इंपोर्ट मैनिफेस्ट, और नीचे देखो इंपोर्ट रिपोर्ट लिखा है, व्हीकल के केस में इंपोर्ट रिपोर्ट लिखा है ना। इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट, और लिखा हुआ है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स इन वेसल और एयरक्राफ्ट। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स, गुड्स को अगर अंडरलाइन करके कहीं लिख लो, ऑल गुड्स, गुड्स को गुड्स ना लिखो, ऑल गुड्स वेदर टू बी अनलोडेड और नॉट, चाहे उनको अनलोड किया जाए या ना किया जाए, सारे के सारे गुड्स को हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट में। ठीक, तो केवल ये सोचना कि केवल जो सामान उतारा जाना है उसी को इंपोर्ट मैनिफेस्ट में लिखेंगे, ये तुम लोग की सोच क्या है, गलत है। लिखा हुआ है। अच्छा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट कब दाखिल कर सकते हैं? सामान जहाज लगने के पहले क्या इंपोर्ट मैनिफेस्ट दाखिल कर सकते हो? हाँ, टाइम क्यों बिताएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं।
बाय प्रेजेंटिंग द सेम इलेक्ट्रॉनिकली, इंपोर्ट मैनिफेस्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल कर सकते हैं, इंपोर्ट मैनिफेस्ट को इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट रिपोर्ट जो जमीन के थ्रू, व्हीकल के थ्रू आता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली नहीं, उसके लिए लिखा है विद इन 12 आवर्स ऑफ द अराइवल ऑफ व्हीकल एट द कस्टम स्टेशन। उसको 12 घंटे के अंदर इंपोर्ट रिपोर्ट देनी पड़ती। ठीक है, सामान आ गया, लग गया, और 12 घंटे के अंदर क्या देनी पड़ेगी? इंपोर्ट रिपोर्ट। अच्छा, ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स, अब आप दे दिए इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट मिल गई, आप चले जाओ अपनी जगह पर, उसके बाद हम कॉल करेंगे इधर आओ, ठीक है ना, वही वाली, इधर जाओ, गो देयर, उधर से कॉल करेंगे आ जाओ, अब आ जाओ, तुम अपना सामान उतार सकते हो। लेकिन ऑर्डर ऑफ एंट्री इनवर्ड मस्ट बी पास्ड, जब तक ऑर्डर ऑफ एंट्री इनवर्ड नहीं पास किया जाएगा तब तक सामान को आप अनलोड नहीं कर सकते। जब तक एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर ना पास किया जाए तब तक सामान को आप उतार नहीं सकते, अनलोड नहीं कर सकते। देखें, ऑन रिसीविंग इंपोर्ट मैनिफेस्ट फ्रॉम द मास्टर ऑफ द वेसल और द प्रॉपर ऑफिसर शेल ग्रांट एंट्री इनवर्ड टू द मास्टर ऑफ द वेसल शेल नॉट परमिट द गुड्स टू बी अनलोडेड अंटिल द ऑर्डर ऑफ एंट्री इनवर्ड्स हैज बीन ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू सच वेसल। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड छोड़ दें। अनलोडिंग ऑफ द गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स शैल बी अनलोडेड ओनली इफ मेंशन्ड इन द इंपोर्ट मैनिफेस्ट। अगर इंपोर्ट मैनिफेस्ट में कोई सामान मेंशन्ड नहीं है उसको छू भी नहीं सकते आप, नीचे तो उतारने की बात ही ना सोचो, नहीं समझे। इंपोर्ट मैनिफेस्ट में मैंने लिखा था केवल इतने ही सामान हैं, और अगर कोई सामान इंपोर्ट मैनिफेस्ट में नहीं लिखा और उसको निकाल दिया तो इसका मतलब आपने इंपोर्ट रिपोर्ट ही गलत दाखिल की थी, इंपोर्ट मैनिफेस्ट ही गलत दाखिल किया था। हाँ है ना, वो मैच कराने के लिए होता है कि जो सामान आपने उतारना है, अनलोड करना है, वो आपके इंपोर्ट मैनिफेस्ट में रिकॉर्ड है। चलें, ओनली इफ द मेंशन इन द इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट ओनली एट द अप्रूव्ड प्लेसेस इन एनी कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट। आपकी जहां मर्जी आए वहां सामान नहीं उतार सकते। अब जहाज डूब रहा है तब सोचो कि हमारे पास कॉल आएगी तब तक हम खड़े रहेंगे, वो नहीं, उस समय कुछ भी हो सकता है, हम उसकी बात नहीं कर, हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। अब बताओ, एक जहाज है ऐसे लाइन पे लगा हुआ है, 10वें नंबर पे है, उसको मालूम है 2 दिन बाद नाम आएगा, मान लो 50वें नंबर पर है, 2 दिन बाद नाम आएगा, और उसको सामान उतारना है 50 किलो। कितना सामान उतारना है? 4 दिन वेट करेगा? बोलो ना। ना, लाइट बोट्स होती हैं जो तुम लोग सीए फाइनल पढ़ोगे, लाइट बोट यहाँ से जाएगी, उस सामान को उतार कर ले आएगी। छोटी छोटी नौकाएं होती हैं ना, लाइफ गार्ड जानते हो? कभी लाइफ बॉय का नाम सुने? लाइफ गार्ड का रहे हैं, लाइफ बॉय का नाम सुना है? साबुन नहीं, नाम सुना है? क्या होता है बताओ? जिस पे तैरते हैं, हाँ, टायर ट्यूब टाइप का नहीं होता है, गोला है कि नहीं? क्यों? वही होता है, जहाज के पीछे लटके रहते हैं, गोल गोल ऐसे ऐसे दिखता होगा, है कि नहीं? देखें भाई, इधर छोटी नावों को भी कभी कभी लाइफ बॉय बोला जाता है, जीवन रक्षक नौकाएं, उसका हिंदी यही होता है। लाइफ बॉय का मतलब ही होता है जीवन रक्षक नौका, ठीक, नौका। देखो इधर, हाँ इधर देखो, नौका नौका ना करो। अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, जब भी सामान अनलोड होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर होगा। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड शॉल नॉट बी अनलोडेड ऑन अ संडे और एनी हॉलीडे। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस तुम लोग को फाइनल में पढ़ना है, ठीक है ना? चलें आगे। अनलोडेड गुड्स टू बी इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन अंटिल देयर क्लियरेंस। जब तक सामान क्लियरेंस ना हो जाए बेटा, तब तक सामान किसके सुपरविजन में रहेगा? कस्टोडियन। और अगर कोई सामान की चोरी या नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन? अमर उजाला, ताकि सच जिंदा रहे, यही तो लिखता था। Unloaded goods to be in the custody of the custodian until their clearance. Once the imported goods have entered the custom area, they shall remain in the custody of the custodian, a person approved by the commissioner of the custom for the purposes. If the imported goods are pilfered after unloading in a custom area while in the custody of the custodian, then the custodian shall be liable to pay such duty on such goods. Clear हुआ? केस में भी दिक्कत है, कहानी तो हो चुकी है। फाइलिंग ऑफ एंट्री फॉर इंपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री। अब इंपोर्टर की बारी आएगी, सामान रखा हुआ है, अब कौन जाएगा सामान लेने अपना? मैं इंपोर्टर हूँ, मैं सामान निकलवाने के लिए जाऊँगा तो मुझे बिल ऑफ एंट्री पास करवानी पड़ेगी, बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ेगी। बिल ऑफ एंट्री का मतलब ड्यूटी को भी तय करो, ड्यूटी को सेल्फ असेस्ड करो। ड्यूटी को क्या करो?
सेल्फ असेस करो, अगर सही है तो सामान के लिए ऑर्डर पास हो जाएगा आपके क्लियरेंस के लिए, अदरवाइज क्या होगा, रीअसेसमेंट होगा। द इम्पोर्टर ऑफ एनी गुड्स अदर देन गुड्स इंटेंडेड फॉर ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट, अदर देन गुड्स इंटेंडेड टू बी ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट छोड़ दो ना, मारो गोली, मैंने बताया तो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट को छोड़ दो, उसको तो निकालना ही नहीं है, उसको तो फिर से दूसरे पोर्ट पर भेजना है या दूसरे देश में भेजना है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। तो अगर यहाँ से तुम लोग ये लाइन भी काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदर देन गुड्स इंटेंडेड टू ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट, अगर इस लाइन को भी काट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया हो तो। shall file a bill of entry electronically for clearance of goods from the custom station, port or airport in case the goods are to be cleared for home consumption। अगर सामान होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया जाना है, importer would file bill of entry for home consumption, however if the importer doesn't need the goods immediately, अगर मुझे सामान तुरंत जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूँगा, कहाँ ले जाऊँगा, वेयर हाउसिंग के लिए ले जाऊँ। द गुड्स टू बी वेयर हाउस, इन दैट केस एन इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री वुड बी फाइल्ड, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री वुड बी फाइल्ड, अंडरलाइन कर लें, इनटू बॉन्ड। व्हेन सब्सिक्वेंटली द गुड्स आर क्लियरेंस फ्रॉम अ वेयर हाउस, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री इज टू बी फाइल्ड, हाँ या ना, जब वहाँ से सामान निकालेंगे तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री पास करनी पड़ती है। टाइमिंग ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, a bill of entry may be presented at any time after the delivery of the import manifest or report, however in case of import by a vessel or aircraft, a bill of entry may be presented even before। मैंने क्या बताया कि समय बचाना है, समय बचाने के लिए करना है कुछ काम, हाँ तो क्या करें, इलेक्ट्रॉनिकली बिल ऑफ एंट्री पास कर लें, पहले ही जमा कर दें, क्या कर लें, जहाज लाइन पे खड़ा हो उससे पहले बिल ऑफ एंट्री पास कर, वहाँ से क्या कर लो, इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट भेज दो इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ से मुझे सामान निकलवाना है, सामान रखा रहेगा, जाएंगे बिल ऑफ एंट्री देंगे, तब वहाँ से ऑर्डर पास होगा, क्या फ़ायदा, इलेक्ट्रॉनिकली बिल ऑफ एंट्री दे दो ना, पहले ही उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी कि ये बंदा सामान निकलवाने के लिए आ रहा है, इतनी ड्यूटी बनती है, ये उसका सामान है, ले जाने दो, समय से पहले काम हो जाएगा, क्यों भाई। चलो, however in case of import by a vessel or aircraft, a bill of entry may be presented even before the delivery of such import manifest if the vessel or the aircraft by the goods have been shipped for importation into India is expected to arrive within 30 days from the date of such presentation। ये नहीं 2 महीने बाद सामान आ जाएगा, आज ही फाइल कर दो, 30 दिन के अंदर अगर जहाज के आने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन वर्ड लिखा है, एक्सपेक्टेड, अगर जहाज के 30 दिन के अंदर कभी भी आने की पॉसिबिलिटी है तो आप आज अपनी बिल ऑफ एंट्री पास करवा सकते हो, भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल कर सकते हो, ठीक है ना, 30 दिन के अंदर, 30 दिन पहले नहीं, 30 दिन के अंदर, ठीक। असेसमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स बता दिया है, सेल्फ असेसमेंट होता है, क्या होता है, असेसमेंट इज द प्रोसीजर ऑफ क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। The importer will self-assess, underline कर लें, self-assess the duty considering the applicable rate of exchange and rate of duty. This self-assessment is subject to verification of the proper officer. If the assessment made by the importer is found to be incorrect, reassessment is to be done। लिखा हुआ है ना, अगर कहीं त्रुटि पाई जाती है, गलती पाई जाती है, गलत असेसमेंट किया जाता है, सेल्फ असेसमेंट, तो वहाँ पर क्या होगा, रीअसेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर करवाएगा। The proper officer shall return the bill of entry to the importer after determination of the duty thereon। बिल ऑफ एंट्री आपको वापस कर दी जाएगी। पेमेंट ऑफ ड्यूटी मैंने बता दिया, जैसे ही ड्यूटी डिटरमाइन हो जाती है उसके 2 दिन के अंदर ड्यूटी का पेमेंट कर देना होता है, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी चढ़ना शुरू। क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम द कस्टम स्टेशन, जब सामान आ गया कस्टम स्टेशन, कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट पर, तो ये नहीं कि अब अपने घर का है तो वहीं पर रहने दो, क्या करेंगे, 30 दिन का समय दिया जाता है, वहाँ से निकलवा लो, या तो होम कंजम्पशन के लिए यहाँ से निकलवा लो, या तो वेयर हाउसिंग के लिए, नहीं तो फिर से आपके ऊपर चार्जेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, इन केस द इंपोर्टर फाइल्स द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एंड द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी हैज़ बीन पेड, ही मे मेक एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। ड्यूटी पेड है, बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई है, असेसमेंट सही है, ले जाओ बेटा अपना सामान, हमारा काम खत्म, ठीक है ना। वेयर हाउसिंग ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, द इम्पोर्टर मे नॉट क्लियर द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन एंड रिक्वेस्ट द गुड्स टू बी वेयर हाउस इन सच अ केस इनटू बॉन्ड और एक्स बॉन्ड। जब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरेगा तो ड्यूटी बिना पेमेंट किए हुए सामान नहीं निकलवा सकता, बस काम खत्म।
Subsequently, the importer of any warehouse goods may clear them for home consumption provided X bond bill of entry has been presented. Rent and warehousing charges along with the penalty or warehouse goods are to be paid. An order for clearance of such goods has been given by the proper officer. ठीक है ना, बिना क्लियरेंस ऑर्डर के आप नहीं निकाल सकते सामान. इंपोर्टेड गुड्स इन ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट बता दिया है मैंने, ट्रांसिट क्या होता है और ट्रांसशिपमेंट क्या होता है बता दिया ना. पढ़ लें उसको, ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट एक बार पढ़ लें. अब पूरा इंपोर्ट प्रोसीजर एक स्टार्ट करते हैं. एक्सपोर्ट प्रोसीजर, नींद. एक्सपोर्ट प्रोसीजर अब तक हम लोगों ने देखा था इंपोर्ट प्रोसीजर. अब स्टार्ट करते हैं क्या, जस्ट उसका रिवर्स है. पहले आप सामान को लोड करवाओगे. आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक है, कस्टम पोर्ट से सामान निकल जाए आपका एक्सपोर्ट हो गया. आपका एक्सपोर्ट हो गया. इंपोर्ट कब टेक्स प्लेस होता है मैंने बताया था, जैसे वो कस्टम बैरियर में आता है और जैसे ही कस्टम बैरियर से बाहर निकलता है होम कंजम्पशन या होम कंजम्पशन के लिए, तो आपके कस्टम बैरियर से बाहर निकल गया, वो इंपोर्ट होता है. एक्सपोर्ट कब होता है, बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने तक, यानी कि कस्टम बैरियर में जाने से और कस्टम बैरियर से निकलने तक, ये एक्सपोर्ट होता है. जैसे ही वो कस्टम बैरियर से बाहर गया एक्सपोर्ट हो गया. एक्सपोर्ट्स टेक्स प्लेस. पक्की बात है. हमको कहाँ तक देखना है, जहाँ पर वो एक्सपोर्ट हो जा रहा है. एक्सपोर्ट प्रोसीजर का मतलब जैसे ही कस्टम बैरियर के बाहर गया टाटा और बाय बाय क्लियरेंस मिल गई, हो गया एक्सपोर्ट. बस वहीं तक देखना है. सामान लाए, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं सामान ले जाऊँगा एयरपोर्ट पे, कस्टम एयरपोर्ट या कस्टम पोर्ट या कस्टम स्टेशन, जो कुछ भी केस हो, चाहे व्हीकल के थ्रू, चाहे एयरक्राफ्ट के थ्रू, चाहे वो, चलो ठीक है वेसल भी बोल सकते हैं. यहाँ से सामान गया मेरा मुंबई पोर्ट पर, तो वेसल से नहीं ना जाएगा, एयरक्राफ्ट से जाएगा या व्हीकल से जाएगा. लेकिन अगर हिंदुस्तान के एक पोर्ट से सामान दूसरे पोर्ट पर यहाँ से एक्सपोर्ट होने के लिए जा रहा है, तो वेसल से ही जाएगा. ठीक है ना. चलो, फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट. द एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट. वहाँ पर क्या था, सामान निकालने के लिए बिल ऑफ एंट्री पास करनी पड़ती थी, यहाँ सामान ले जाने के लिए बिल ऑफ एंट्री पास करनी पड़ती है. वहाँ लास्ट केस था बिल ऑफ एंट्री, यहाँ पहला केस है बिल ऑफ एंट्री, जस्ट रिवर्स केस हो गया. हाँ है ना, वही कम हेयर एंड गो देयर वाला केस. फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट. द एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिकली टू अ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स अ शिपिंग बिल, क्या कहते हैं उसको, शिपिंग बिल, एंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट. शिपिंग बिल अगर वेसल और एयरक्राफ्ट से जा रहा है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट अगर व्हीकल से जा रहा है तो. शिपिंग बिल अगर वेसल और एयरक्राफ्ट से जा रहा है तो, व्हीकल से जा रहा है तो बोलो, बिल ऑफ एक्सपोर्ट. अच्छा, एन एक्सपोर्टर एंटरिंग एनी एक्सपोर्ट गुड्स सेल्फ एसेस एंड पे द ड्यूटी. सीधी सी बात है, आप सेल्फ एसेस करो और ड्यूटी पे कर दो. क्लियर, आप सेल्फ एसेस करो और ड्यूटी पे कर दो. ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन. अब जब ड्यूटी पे हो गई तो उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर कहेगा अपने ऑफिसर इधर आओ, ये सामान देखो प्रोहिबिटेड तो नहीं है, प्रोहिबिटेड यानी प्रतिबंधित सामान, यहाँ से विदेश ले जाने लायक नहीं है और उसको आप एक्सपोर्ट कर, ड्यूटी मिल गई पेमेंट दे दो. अरे नहीं, ड्यूटी मिलने से काम नहीं होगा. आप पहले ये देखोगे सामान प्रोहिबिटेड लिस्ट की कैटेगरी में नहीं आता, और दूसरा कि ड्यूटी पेमेंट हो चुकी है. ये दो शर्तें देख लो और उसके बाद सामान को क्लियरेंस का ऑर्डर दे दो कि हाँ एक्सपोर्ट हो सकता है. Where any proper officer is satisfied that the goods entered for exports are not prohibited goods and exporter has paid duty if any on them, he passes an clearance order, जिसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर. एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया, सिंपल. सामान वहाँ गया, बिल ऑफ एंट्री पहले ही दाखिल कर चुके हैं, उसके बाद अगर सामान प्रोहिबिटेड नहीं है और ड्यूटी पे हो चुकी है सेल्फ असेसमेंट से, तो क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाएगा, जिसको हम एक्सपोर्ट ऑर्डर का भी नाम देंगे. ग्रांट ऑफ एंट्री एंडवर्ड, वही एक्सपोर्ट ऑर्डर का मतलब ग्रांट ऑफ एंट्री एंड आउटवर्ड, कि आप अब सामान को क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो. अ वेसल इंटेंडिंग टू स्टार्ट लोडिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स मस्ट बी फर्स्ट ग्रांटेड एन एंट्री आउटवर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर. प्रॉपर ऑफिसर क्या देगा, एक एंट्री आउटवर्ड का ऑर्डर पास करेगा, उसके बाद सामान क्या होगा, लोड होगा. ठीक, यानी लोडिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि प्रॉपर ऑफिसर एंट्री आउटवर्ड का ऑर्डर पास न कर दे.
एंट्री आउटवर्ड इज द परमिशन ग्रांटेड बाय द कस्टम अथॉरिटी टू अ वेसल टू गो ऑन अ फॉरेन वॉयज टू द पोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट। लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन कन्वेंस ऑफ एक्सपोर्टेशन, उसके बाद सामान लोड होगा, सुपरविजन ऑफ द कस्टम अथॉरिटी, लोड हो जाएगा, एंट्री आउटवर्ड मिल चुका है, एंट्री आउटवर्ड लोडिंग के लिए हो गया, एंट्री आउटवर्ड लोडिंग के लिए हो गया, सामान उसके बाद उस पर लोड हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि अब जहाज़ भी चला जाएगा, उसके लिए एक अलग ऑर्डर लेना पड़ता है। जहाज़ भेजने के लिए क्या करना पड़ता है? एक अलग ऑर्डर। सामान लोड करवाने के लिए एंट्री आउटवर्ड का ऑर्डर होगा, एक्सपोर्ट का ऑर्डर होगा, सामान लद गया। अब जहाज़ को क्लियरेंस ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी तो, हाँ या ना? ज़रा देखो, डिलीवरी ऑफ एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस। अब जो उस जहाज़ पर आदमी बैठा है पर्सन इन चार्ज, चाहे वो पायलट हो चाहे वो मास्टर हो, वो क्या करेगा? इम्पोर्ट में मैनिफेस्ट रिपोर्ट देगा। क्या देगा? एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट। जरा देखें, द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस कैरिंग एक्सपोर्ट गुड शेल बिफोर डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, बिफोर डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, जहाज को छोड़ने से पहले, बिफोर डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस फ्रॉम अ कस्टम स्टेशन डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर इन द केस ऑफ अ वेसल और क्राफ्ट एंड एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली एंड इन द केस ऑफ व्हीकल एंड एक्सपोर्ट रिपोर्ट, वही चीज़। और उसके बाद सामान जहाज को क्या दे दिया जाएगा? ग्रीन सिग्नल। नो कन्वेंस टू लिव विदाउट रिटर्न ऑर्डर, जैसे ही रिटर्न ऑर्डर मिल गया जहाज छोड़ो तो जहाज छोड़ देंगे। ठीक है ना? बोलो। द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस which has loaded any export goods at a custom station shall not cause or permit the conveyance to depart from that custom station until a written order to that effect has been given by the proper officer. That's it. क्लियर है? पक्की बात है। ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर हो गया। अगर इंपोर्ट प्रोसीजर समझ में आ गया, उसका जस्ट रिवर्स है। पहले क्या करेंगे? बिल ऑफ एंट्री देंगे, एक्सपोर्ट की बिल ऑफ एंट्री देंगे, ड्यूटी फाइनल करेंगे, ड्यूटी का पेमेंट करेंगे। अगर प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है और ड्यूटी का पेमेंट हो चुका है तो उसका एक्सपोर्ट ऑर्डर हो जाएगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर होने के बाद एंट्री आउटवर्ड, यानी कि एंट्री आउटवर्ड होगा, सामान को लोड करवाया जाएगा जहाज पर। सामान लोड हो जाने के बाद जो कन्वेंस का मास्टर होगा वो क्या करेगा? एक्सपोर्ट रिपोर्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट भरेगा। उसको दिखाने के बाद उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, भैया जहाज छोड़ दो, तो वो छोड़ देगा। क्लियर है? पक्की बात है। रिटर्न ऑर्डर मिलेगा तभी वो वहाँ से निकल पाएगा।